हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास 15 फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीकॉम 11 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक है संगठन का महत्व। संगठन का महत्व। संगठन होता क्या है? संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? संगठन होना ज़रूरी है किसी भी व्यवसाय में या नहीं, तो संगठन का महत्व समझते हैं। संगठन कार्यों का निष्पादन उद्यम के परिवर्तन को गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण के अनुरूप बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। संगठन कार्य का महत्व वास्तविक रूप से तभी बनता है जब यह उद्यम यानी कि फैक्ट्री के चालू रहने तथा विकास में सहायता करता है तथा विभिन्न चेतावनियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाता है। वास्तव में किसी व्यवसाय द्वारा कार्यों को पूरा करने तथा लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पाने के लिए आवश्यक है कि संगठन कार्यों को सफलतापूर्वक किया जाए। तथा सही तरीके से किया जाए। संगठन कार्यों का निष्पादन उद्यम के परिवर्तन को गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण के अनुरूप बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। संगठन कार्य का महत्व वास्तविक रूप से तभी बनता है जब यह उद्यम के चालू रहने तथा विकास में सहायता करता है।
जो उद्यम है यानी कि जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है वो चालू रहे और वो विकास में सहायता करता है। विकास यानी कि प्रोग्रेस में, उसके डेवलपमेंट में सहायता करता है तथा विभिन्न चेतावनियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाता है। विभिन्न चेतावनियों यानी कि जो मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है, जो समस्याएं आ सकती हैं, जो परेशानियां आ सकती हैं, उनका भी सामना करने के लिए समर्थ बनाता है। वास्तव में किसी भी व्यवसाय द्वारा कार्यों को पूरा करने तथा कार्यों को सफलतापूर्वक पाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि संगठन कार्यों को सफलतापूर्वक किया जाए तथा सही तरीके से किया जाए, उनको सही तरीके से सही दिशा में किया जाए, सोच समझ कर किया जाए। जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है संगठन के लिए वो सही हो, सही तरीके से किया जा रहा हो, सफलतापूर्वक किया जा रहा हो, तभी जो है लक्ष्यों को और कार्यों को पूरा किया जा सकता है। लक्ष्यों की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है। एक उद्यम में संगठन का महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, विशिष्टीकरण के लाभ। विशिष्टीकरण के लाभ कैसे होते हैं? एक जो व्यक्ति कर्मचारी होता है वो एक ही प्रकार का कार्य लंबे समय तक करा जाता है, तो उससे क्या होता है, वो एक्सपीरियंस ले लेता है। पहले वो कार्य को कुछ गलत भी करेगा, फिर सीखते सीखते इतना सीख जाएगा कि इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा उसको कि बहुत मतलब टाइम भी बहुत कम लेगा, वो कार्य भी अच्छे से करेगा, रिजल्ट अच्छा देगा, कम समय में कम लागत में रिजल्ट अच्छा देना शुरू करेगा। क्योंकि उसमें क्या है, उसने इतना सीख लिया है करते करते, उसमें इतना स्पेशल हो गया है वो उस चीज़ के लिए। तो क्या होता है, कार्य को बार बार पुनरावृत्ति करने से कर्मचारी में क्या अनुभव आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, दक्षता आ जाती है और वो अपने कार्य की तरफ अग्रसर हो जाता है। वो उसमें कंफर्टेबल भी हो जाता है, उसी के मतलब अपने कंफर्ट लेवल फील करने लगता है। उसमें सोचता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरा बहुत आसान चीज़ है ये करना। तो जब वो कम सम लेगा, कॉस्ट भी कम आएगी उसकी, तो उत्पादन भी ज़्यादा करेगा, कम समय में ज़्यादा उत्पादन करेगा। तो विशिष्टीकरण के लाभ क्या होते हैं? यही लाभ होते हैं विशिष्टीकरण के। जो जिस भी फील्ड में, जिस भी डिपार्टमेंट में स्पेशल हो जाता है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, उसे बार बार कर करके पुनरावृत्ति के बाद इतना अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो उससे क्या होता है, वो कम तो उसमें लागत लेगा, कम समय लेगा और उत्पादन ज़्यादा करेगा। तो विशिष्टीकरण के यही लाभ हैं। सेकेंड पॉइंट, कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण। कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को स्पष्ट करता है, एक दूसरे से बात करना, चर्चा करना स्पष्ट करता है। यह सोपानिक क्रम के निर्माण में सहायता करता है ताकि उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जा सके तथा एक व्यक्ति द्वारा किस सीमा तक अधिकारों का अंतरण किया जा सकता है इसका स्पष्टीकरण करता है। किस व्यक्ति को कितना अधिकार दिया जाएगा, किस कार्य के लिए, कौन किस कार्य को करेगा, इनके संबंध, आपस में जो संबंध है उसका स्पष्टीकरण होता है। भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होती है, उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं, रिपोर्ट किसको किसने देनी है, ये सब कुछ निर्धारित होता है। तो कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। इसमें भ्रमों के पैदा होने की गुंजाइशें कम हो जाती हैं और इसका स्पष्टीकरण करता है कि कौन किसको कितने किस कार्य के लिए कितना अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। नंबर 3, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अनुकूलतम उपयोग कैसे होता है? संगठन द्वारा जो सभी द्रव्यात्मक, भौतिक, वित्तीय, मानव संसाधन, ये जितने भी कार्य हैं सब संभव हो, उनका उपयोग संभव हो पाता है। काम का उपयुक्त आवंटन हो पाता है यानी कि डिवाइडेशन और एक दूसरे को बांटना और सौंपना, ये सब कुछ अच्छे से संभव हो पाता है। और ऐसा भी नहीं है कि काम किसी को मतलब तरीके से होता है, ये नहीं है कि कोई किसी के भी ये लीपापोती मचा देगा कि भाई हमने तो तुम्हें ये काम दिया था, नहीं।
उसमें क्या है, सारा कुछ तरीके से होता है, जो लीपापोती होती है उससे भी बच जाता है। संसाधनों का भी अनुकूलतम उपयोग होता है और दोहरीकरण से भी बच जाता है आदमी, काम के दोहरीकरण से भी दूर रहता है, जिससे प्रयास होता था संसाधनों के अपव्यय यानी कि खर्चे को कम किया जा सकता है। इससे खर्चे कम होंगे, खर्चों को कम किया जा सकता है और संदेहों की रोकथाम में सहायता होती है। जो संदेह होते हैं, जो भ्रम होते हैं, उनको भी रोका जा सकता है, उनके भी उपाय निकाले जा सकते हैं, उनका भी सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, उनका सही से प्रयोग किया जाता है, सही कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, परिवर्तनों का अनुकूलन। परिवर्तनों का अनुकूलन संगठन प्रक्रिया व्यावसायिक इकाइयों को व्यावसायिक पर्यावरण परिवर्तनों में समायोजित होने की अनुमति प्रदान करती हैं। कैसे प्रदान करती हैं? जो व्यावसायिक इकाइयाँ होती हैं, व्यावसायिक पर्यावरण यानी कि जैसा जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उन्हीं के अनुकूल खुद व्यवसाय को ढालने की कोशिश करती हैं, व्यवसाय को उन्हीं के अनुसार चलाने की कोशिश करती है, घिसी पिटी चीज़ों में नहीं उनको इन्वॉल्व करती है। जो पहले से चलता आ रहा है सेम नहीं चीज़ें होती हैं, समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। यह संगठन परिवर्तनों के बावजूद भी यानी कि जो उसमें चेंजेस आते हैं उनके बावजूद भी जीवित रहता है, यानी कि चलता रहता है, उन्नति भी करता है, विकास भी करता है और संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, और जो उससे संबंधित आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति भी करता है, उनको पूरा भी करता है। यही होता है परिवर्तन का अनुकूलन, यानी कि परिवर्तन के अनुकूल हो जाना, परिवर्तन के साथ खुद को भी समायोजित करना। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 5, प्रभावी प्रशासन। प्रभावी प्रशासन क्या होता है देखते हैं। प्रभावी प्रशासन में क्या होता है, जो संगठन होता है वो कार्यों तथा उससे संबंधित कर्तव्यों का स्पष्ट विवरण देता है, कार्यों का भी और उससे संबंधित कर्तव्यों का भी स्पष्ट विवरण देता है तथा असमंजस्य तथा पुनरावृत्ति से बचता है। असमंजस्य और पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन से बचता है। कार्य में स्पष्ट संबंध होने से, कार्य स्थापित होने से, कार्य स्पष्ट संबंध जब स्थापित होता है कार्य में तो निष्पादन भी ठीक प्रकार चलता है, संगठन का प्रबंध सुगम होता है तथा प्रशासन भी प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, रिपीटेशन नहीं होता, इसमें पुनरावृत्ति का भाव रहता है, पुनरावृत्ति नहीं होती है और स्पष्ट विवरण होता है, संबंध अच्छे होते हैं और कार्य स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। जो कार्यकरण होता है वो स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो ये है प्रभावी प्रशासन। नेक्स्ट देखते हैं, कार्मिकों का विकास। इसमें क्या होता है कि जो प्रबंधक होते हैं वो कार्य को जो है जो देने कार्य होता है वो दूसरों को सौंपते हैं और उनका भार कम हो जाता है, लेकिन भार कम करना ही इनका मेन मोटिव नहीं होता। उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनमें जो है नए तरीके विकसित होते हैं कार्य करने के लिए, प्रतियोगिता की अवस्था आती है, सुदृढ़ बनते हैं, नवीनीकरण आता है, नए क्षेत्र का विकास होता है, सो अवसर प्राप्त होते हैं उनको, अधिकार अंतरण अधीनस्थ कर्मचारियों को चुनौतियों का प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला करने तथा सामर्थ्य को समझने में सहायता मिलती है। उनसे क्या होता है, वो चुनौतियों को भी समझते हैं, वो कॉम्पिटिशन को समझते हैं, वो समस्या को समझते हैं कि क्या परेशानी है, क्या समस्या आई है, तो उनसे लड़ने, उन्हें समझने का उनमें क्या होता है, सृजनात्मकता बढ़ती है, वो नए नए तरीके खोजते हैं। तो क्रमिकों का विकास होता है, इससे क्या होता है, क्रमिकों का विकास होता है, उनमें खुद ही अंदर से जिज्ञासा आती है चीज़ों को करने के लिए, समझने के लिए कि ये समस्या आई है तो इसका हल कैसे निकलेगा। तो क्रमिकों का इस तरह से विकास होता है, उनमें सृजनात्मकता का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास एवं विस्तार।
विकास एवं विस्तार में क्या होता है, जो संगठन होता है, जो संगठन तैयार किया जाता है, वो क्या करता है कि एक उद्यम यानी कि जो एक फैक्ट्री होती है उसको वर्तमान और नए तौर तरीकों और नए आयामों से उसको जोड़ता है, उसे परिवर्तन करता है, उसमें परिवर्तन आता है, उसमें परिवर्तन के लिए उसे सहायता प्रदान करता है। संगठन कौन करता है? संगठन करता है। संगठन उद्यमों की में कार्य स्थिति के भागों में वृद्धि करता है, जो उसकी कार्य की स्थिति होती है उसमें वृद्धि लाता है। उत्पादन की क्रियाओं में विभिन्नता लाता है, उत्पादन की क्रियाएं भी बढ़ती हैं और कंपटीशन के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। चालू कार्य क्षेत्र में क्या होता है, नए भौगोलिक भूभाग को जोड़ता है, जिससे ग्राहक बिक्री तथा लाभ में वृद्धि होती है, जिससे ग्राहकों में भी बिक्री होती है, लाभ में भी वृद्धि होती है, विक्रय में भी वृद्धि होती है। इन सब में परिवर्तन किसके कारण आता है? सिर्फ संगठन के कारण आता है। संगठन का इतना महत्वपूर्ण योगदान होता है कि संगठन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर नहीं चलेंगे तो जो हमारा व्यवसाय है शायद वो स्थिर हो जाएगा, वृद्धि नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, उत्पादन अच्छा नहीं करेगा। इसीलिए संगठन का विशेष महत्व है। नेक्स्ट हम करते हैं संगठन ढांचा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? संगठन ढांचा देखते हैं। संगठन ढांचा संगठन प्रक्रिया का परिणाम है। संगठन प्रक्रिया का परिणाम किसका परिणाम है? संगठन ढांचा संगठन प्रक्रिया का। एक प्रभावी संगठन एक उद्यम यानी कि एक फैक्ट्री, एक उद्यम की लाभदायकता में वृद्धि करता है। एक उद्यम को एक आदर्श संगठन ढांचे की आवश्यकता उसके आकार, उसके यानी कि संगठन उस उद्यम के उसके आकार में वृद्धि या जटिलताओं में बढ़ोतरी होने पर महसूस होती है। संगठन ढांचा संगठन प्रक्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है? संगठन प्रक्रिया का। एक प्रभावी संगठन एक उद्यम की लाभदायकता में वृद्धि करता है, उसके लाभों को बढ़ाता है, सब चीज़ों को बढ़ाएगा, उसके उत्पादन को भी बढ़ाएगा। एक उद्यम को एक आदर्श संगठन ढांचे की आवश्यकता कब बढ़ती है, कब वो महसूस करता है? तो कब होता है? जब उसके आकार में वृद्धि होती है और जटिलताओं यानी कि उसकी समस्याएं बढ़ती हैं, तो तब वो संगठन ढांचे की आवश्यकता को महसूस करता है कि होना चाहिए। केवल वे उद्यम इसके अपवाद हैं जो एक दीर्घकालीन विशिष्ट ढांचा बनाकर आगे बढ़ते हैं। केवल वे उद्यम इसके अपवाद हैं जो एक दीर्घकालीन विशिष्ट ढांचा बनाकर आगे चलते हैं। एक दीर्घकालीन एक लंबे समय के लिए एक ढांचा तैयार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ढांचा जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें परिवर्तन आते हैं और वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आते हैं।
जब उसका आकार बढ़ेगा, जब उसका उत्पादन बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी, क्या जो हम पीछे यूज़ कर रहे थे अपनी संगठन ढांचे को, क्या उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा तो क्या वो वृद्धि कर पाएगा? जब उसके आकार बदला है, उसकी जटिलताएं बढ़ी हैं, उसकी समस्याएं बढ़ी हैं, तो जब समस्याएं बढ़ी हैं तो उनको सोल्व भी तो किया जाएगा। तो क्या जो हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे? नहीं, चेंजेस आएंगे। सिर्फ यही अपवाद है कि एक दीर्घकालीन विशिष्ट ढांचा बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, केवल उनमें ये काम नहीं करेगा। इस प्रकार के जो उद्यम होते हैं वो इसका अपवाद होते हैं, क्योंकि एक जैसी सिचुएशन हमेशा नहीं होती है, चेंजेस आते हैं और अपनी स्ट्रेटेजीज में भी चेंजेस लाए जाते हैं और स्ट्रक्चर में तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ऐसी स्थिरता उपक्रम के लिए अहितकर साबित होती है। अहितकर साबित होती है। नुकसानदायक है क्योंकि एक जैसी सिचुएशन हमेशा नहीं होती है, अहितकर साबित होती है। तथा परिवर्तन न करने पर उपक्रम यानी कि उद्यम या तो बंद हो जाता है या तो बंद हो जाएगा, फिर या इसकी वृद्धि में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न हो जाएगा या हो जाता है। गतिरोध उत्पन्न हो जाएगी यानी कि उसमें वृद्धि नहीं होगी, उसमें गति नहीं होगी, वो स्थिर हो जाएगा। स्थिर हो जाएगा तो या तो बंद हो जाएगा या फिर गतिरोध हो जाएगा। उसमें मतलब जैसे घिसा पिटा चल रहा है वो चल रहा है, उसमें वृद्धि नहीं होगी, उत्पादन अच्छा नहीं होगा, कुछ भी सही नहीं होगा, सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। संगठन विकास नए कार्यों के उद्गमन तथा सोपानी की ढांचे में वृद्धि हो जाने से सामंजस्य कठिन हो जाता है। अतः एक संस्थान को सुगमतापूर्वक कार्य करने तथा पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि वह संगठन के ढांचे पर ध्यान दे, कितना इम्पोर्टेंट है ढांचा संगठन के लिए। संगठन विकास
नए कार्यों के उद्गमन, नए कार्यों का जो उद्गमन होता है तथा सोपानिक स्टेप बाय स्टेप जो कार्य किए जाते हैं। ढांचे में वृद्धि हो जाने से, जब ढांचे में हम वृद्धि करते हैं, ढांचे में हम परिवर्तन भी लेकर आते हैं तो सामंजस्य कठिन हो जाता है, तो उसमें सामंजस्य करना कठिन हो जाता है। अतः एक संस्थान को सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए, अच्छे से कार्य करने के लिए तथा पर्यावरणीय परिवर्तनों का, जो पर्यावरण में परिवर्तन आ रहे हैं उनका सामना करने के लिए यह अति आवश्यक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह ढांचे पर ध्यान दें जो उसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया है। जैसे कि हमने पीछे बताया था, क्या वही चलता रहेगा? नहीं, उसमें चेंजेस आने तो ज़रूरी है, वरना वो स्थिर पड़ जाएगा। उससे क्या होगा? व्यवसाय खराब हो जाएगा। तो उसमें ढांचे पर ध्यान देना उसे ज़रूरी है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन लेकर आए। वो ढांचा बनाया है लेकिन उसमें परिवर्तन आए, वो स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन लाए जाएंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर्यावरण के अकॉर्डिंग। जैसा बदलाव चलता आ रहा है, जैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस भी हमें भी लाने पड़ेंगे, वरना क्या होगा? व्यवसाय तो ख़त्म हो जाएगा। पीटर ड्रकट ने एक डेफिनेशन दी है, तो पीटर ड्रकट के अनुसार, या पीटर ड्रकट के शब्दों में क्या कहा है इन्होंने कहा है कि एक उपयुक्त संगठन ढांचे के महत्व पर जोर देते हुए ये कहते हैं कि ढांचे के महत्व पर कहते हैं कि संगठन ढांचा एक अनिवार्य माध्यम है तथा अनुपयुक्त ढांचा व्यवसाय की कार्य निष्पत्ति भयंकर हानि पहुंचा सकता है। या इसे समाप्त ही कर सकता है। पीटर ड्रकट के अनुसार, यानी पीटर ड्रकट कहते हैं, किसके विषय में कहते हैं? संगठन ढांचे के विषय में कहते हैं कि संगठन ढांचा एक अनिवार्य माध्यम है तथा अनुपयुक्त ढांचा व्यवसाय की कार्य निष्पत्ति को, अनुपयुक्त ढांचा जो उपयुक्त नहीं है, जो अच्छा नहीं है ढांचा, जिसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो स्थिर है, जो मतलब जो एक बार बन गया, इस तरह का जो ढांचा है वो व्यवसाय की कार्य को, निष्पत्ति को भयंकर हानि पहुंचाता है, भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है, या इसे समाप्त भी कर सकता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, अगर उसमें चेंजेस नहीं आएंगे तो वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा? वो समाप्त हो जाएगा, या फिर उत्पादन ही अच्छा नहीं कर पाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा। वो जब जो परिवर्तन है उसमें जो परिवर्तन की ज़रूरत है उसमें वो परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, क्या होगा? वो स्थिर पड़ जाएगा। उसमें परिवर्तन करना ज़रूरी है, वरना वो मार्केट में कैसे रहेगा? वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसे समाप्त भी हो सकता है, समाप्त ही कर सकता है। कौन कर सकता है समाप्त? जो अनुपयुक्त ढांचा है, जिसमें चेंजेस नहीं है, पर्यावरण के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव नहीं है, जैसा बना दिया एक बार वैसा ही है। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।